केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली और आप देख रहे हैं बिहार से हमारी ये खास पेशकश। बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज में हुई बम्पर वोटिंग ने पॉलिटिकल पार्टीज की रातों की नींद उड़ा दी है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही पार्टियों की ओर से बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही दल अंदर से आशंकित है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि दरअसल ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में गई है, किसके खिलाफ गई है। इस बीच कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हैं, जिन्होंने एक बार फिर से अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल ला दिया है। अब सवाल खड़े होते हैं इस टाइमिंग को लेकर। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप से भला किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद कांग्रेस को शायद बिहार में जीत की सेटिंग होती नहीं दिख रही। करीब 65% मतदान ने कांग्रेस आलाकमान को हैरान परेशान कर दिया है। तो सीट बंटवारे में तेजस्वी के हाथों मुंह की खाने के बाद कांग्रेस की युवराज पुराने ट्रैक पर लौटते नजर आ रहे हैं। वही पुराना ट्रैक, हिट एंड रन। पुरानी से याद आई एक कहावत, अंगूर खट्टे हैं। भले ही अभी बिहार चुनाव के नतीजे ना आए, लेकिन वोटिंग पैटर्न ने ही कांग्रेस को सदमे में ला दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस महागठबंधन की हार को भांप चुकी है। शायद कांग्रेस को लगने लगा है कि बिहार में एक बार फिर सुशासन सरकार की ही वापसी होगी। वरना अभी से कांग्रेस की युवराज छाती नहीं पीटते। अभी से राहुल गांधी वोट चोरी का फेक नैरेटिव नहीं करते। पहले चरण के मतदान से पहले और मतदान के बाद राहुल गांधी वोट में खोट नहीं निकालते। रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन और कागजों के भारी भरकम बंडलों के साथ वोट चोरी का प्रेजेंटेशन देकर एनडीए को टेंशन देने की कवायद जब कामयाब नहीं हुई, तो राहुल गांधी ने इसे अपनी चुनावी रैलियों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहते हैं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। शायद कांग्रेस के युवराज भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। वो बार बार वोट चोरी के नारे लगाकर जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए। जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। एक तरफ राहुल के पार्टनर पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी की दुहाई दे रहे हैं। बम्पर वोटिंग से तेजस्वी एंड कंपनी गदगद है, लेकिन राहुल को लगता है कि मामला गड़बड़ है। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे कि जब ज्यादा पोलिंग हो, निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है
वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। अब फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। कौन क्या कहना चाहता है समझ ही नहीं आता, लिहाजा बहुत सारे लोग कांग्रेस और महागठबंधन को कंफ्यूज कहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के तहत वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ रही है, जिससे वोट चोरी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी लीडर वाली छवि हासिल कर सके, बीजेपी की संभावित जीत पर सवाल उठाए जा सके, देश के युवाओं में पीएम मोदी के लिए अविश्वास पैदा किया जा सके, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ माहौल बनाया जा सके और युवाओं को बरगलाकर किसान आंदोलन के पैटर्न पर अराजकता फैलाई जा सके। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के ये देश को लूटना चाहते हैं। कभी कहते हैं वोट चोरी हुई, कभी कहते हैं संसद खराब है। तो बेसिकली इनका जो विश्वास है वो भारतीय लोकतंत्र और भारत के संविधान में नहीं है, भारत की संसद में नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत में नहीं है। कांग्रेस की गलत नीति ने बिहार से न सिर्फ उसका एडवांटेज लिया, यहाँ से पलायन शुरू कराने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का रहा है और पलायन के साथ साथ हमारे खनिज, हमारे रिसोर्सेज, हमारा ह्यूमन पावर और साथ ही साथ पूंजी का भी पलायन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो कांग्रेस और राजद की सरकार। कांग्रेस पर सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आजकल राहुल गांधी ने अपनी डिक्शनरी से एक नया शब्द निकाला है और बार बार उस शब्द को ऐसे घिस रहे हैं कि उससे सत्ता दिलाने वाला जिन्न निकल आएगा और वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो शब्द है जेन ज़ी। पहले बांग्लादेश में अराजकता और हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन, फिर नेपाल को जिस तरह आग की लपटों में झोंका गया, उसमें जेन ज़ी शब्द का बारंबार इस्तेमाल किया गया। लिहाजा राहुल गांधी ने इस शब्द को आत्मसात कर लिया। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े बड़े फॉन्ट में जेन ज़ी लिखा हुआ था। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी की एक्स पोस्ट की है। इसमें भी वो जेन ज़ी को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें वोट चोरी के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि युवाओं को संबोधित करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाना क्या राजनीतिक प्रयोग है या फिर साजिश? ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी का नाम लेकर संवैधानिक संस्था को धमकी भरे अंदाज में घेरने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है? जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। हिट एंड रन वाले फॉर्मूले पर एक सियासी दल ने खूब वोट बटोरे थे, सत्ता भी हासिल की थी, लेकिन जब उसका नकाब उतरा तो जनता ने उसे किनारे लगा दिया। अब उसी फॉर्मूले पर चलते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में नई सियासी पहल कर रहे हैं, लेकिन इस पहल का अंजाम क्या होगा इसका पता तभी चलेगा जब बिहार चुनाव खत्म होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में पहले चरण का मतदान तो हो गया, लेकिन अब बारी है दूसरे चरण की। लिहाजा नेताओं की ओर से, पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से दूसरे चरण में अब अपने अपने पाले में वोटरों को करने के लिए धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जुबानी तीर भी छोड़े जा रही हैं, एक दूसरे पर जोरदार हमले भी किए जा रहे हैं। आसान भाषा में कहे तो मर्यादाएं भी तार तार की जा रही हैं। भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स अब आमने सामने आ गए हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव लगातार एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, और यही वजह है कि अभी दूसरे को लेकर के जो खींचतान है वो बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन पूरा मामला क्या है और ये बयानबाजी क्यों हो रही है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाना बिहार चुनाव में खेसारी और पवन सिंह की जुबानी जंग पर फिट बैठता है।
एक समय एक दूसरे की तारीफों के कसीदे पढ़ने वाले दोस्त आज एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। चुनाव में मुद्दों की बात नहीं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नया विवाद खेसारी के अजीबोगरीब बयान से शुरू हुआ। रिपब्लिक भारत को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातों ही बातों में खेसारी अपनी पत्नी को बहन बोल गए। पवन सिंह ने खेसारी के इस बयान पर चुटकी लेते हुए जवाब दिया। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है, मुझे उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। भोजपुरी के दोनों एक्टर्स के बीच कमेंटबाजी तो पहले से चल रही है, ये कोई नई बात भी नहीं। दोनों के बीच राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा है। खेसारी लाल आरजेडी की टिकट पर छपरा से मैदान में हैं। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। दोनों में लड़ाई की शुरुआत खेसारी की पवन सिंह की पत्नी को लेकर निजी टिप्पणी से हुई थी, जिसका पवन सिंह ने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। उस महिला का अब जनता साथ नहीं देगी तो मुझे लगता है कि उस आदमी अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर को, ये क्या मैंने चार जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब कैले बड़ा स्टार बनावे के नाम पे। दरअसल पवन सिंह इन दिनों अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रिश्ते को लेकर विवादों में हैं। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पहले पवन सिंह के बीजेपी के टिकट से वहां से चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की दोस्ती और दुश्मनी इसकी पुरानी कहानी है। एक समय ऐसा था जब खेसारी ने पवन सिंह को पिता समान बताया था। मेरे तरफ से पवन भैया को और पूरी इंडस्ट्री को दिल से थैंक यू कि सबने आकर मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और जहां सवाल है मेरे पवन भैया का, तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है। ये पवन सिंह को पिता समान मानने वाले खेसारी लाल राजनीति में क्या है, पवन सिंह का मान रखने के बजाय उनका अपमान करने लगे, उन पर निजी टिप्पणी करने लगे। लेकिन खुद खेसारी विवादों के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। राम मंदिर को लेकर दिए बयान की वजह से एनडीए के निशाने पर हैं। मुसीबत ऐसी कि खेसारी अहम मुद्दों को छोड़कर अपने बयान का मतलब और मायने समझाते फिर रहे हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। खेसारी मिशन में जुटे हैं, लेकिन उनके ये बयान और पवन सिंह की लोकप्रियता उनके सामने आ खड़ी हुई है। बिहार चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा। इसके साथ ही बिहार की चुनावी जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन भोजपुरी के इन दो कलाकारों के बीच तल्खी को देखते हुए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जंग जारी रहेगी या चुनाव के बाद एक बार फिर दोनों गले मिलते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स अब आमने सामने आ गए हैं। जम के यहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, तंज किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं। लेकिन लड़ सिर्फ दो स्टार ही नहीं रहे हैं, बल्कि दो भाई भी लड़ रहे हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव पर ज्यादा हमलावर हो गए हैं। पहले उनकी ओर से छुटपुट हमले किए जा रहे थे, खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र के बहाने आरजेडी पर जोरदार हमला किया। इस बीच तेज प्रताप यादव रवि किशन के साथ दिखाई दिए। अब सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि अपने भाई पर हमला और रवि किशन के साथ गलबहियां, तेज प्रताप यादव चुनाव में आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं?
और इन तस्वीरों के मतलब क्या है, मायने क्या है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बिहार में पहले फेज के बाद लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की अदावत खुलकर सामने आ गई। अब तक दोनों भाई दबी जुबान में एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र के बहाने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। सब गुंडे मवाली लोग हैं। तेज प्रताप के बयान से आरजेडी के अंदर सियासी भूचाल आ गया। दूसरे फेज से पहले इस भूचाल को रोक पाना लालू परिवार के बस की बात नहीं लग रही। तेजस्वी पर तेज प्रताप फायर, बम्पर वोटिंग का असर। भाई वीरेंद्र है बहाना, कौन असली निशाना। आरजेडी के अंदर आए भूचाल की तीव्रता अगर आपको समझनी और जाननी है तो सबसे पहले इन तस्वीरों को देखना होगा। चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। तस्वीरें कल की हैं। दरअसल मनेर विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। बूथ पर मौजूद सुरक्षाकर्मी मतदाताओं के आईडी चेक कर रहे थे। इसी बात पर भाई वीरेंद्र भड़क गए और सुरक्षाकर्मी से बहस कर बैठे। सुरक्षाकर्मी को डांटने और धमकाने लगे और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने लगे। भाई वीरेंद्र ने बूथ पर जमकर हंगामा किया। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ आपको बता देते हैं। अरे 8 नंबर पर आदेश कराइए, यहाँ हो जाएगा दूसरा बात हो जाएगा। तिवारी वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। पुलिस अधिकारी भरत तिवारी की शिकायत पर मनेर थाने में सुरक्षाकर्मी को धमकी देने और सुरक्षाकर्मी के साथ दुर्व्यवहार करने का केस दर्ज कर लिया गया। भाई वीरेंद्र ने भी पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं कि हमारा वोट खराब करने के लिए। खराब नहीं कर देंगे। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार, तिवारी हम जान रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र वहां पर आए और उक्त पुलिस पदाधिकारी से उलझ गए। उन्होंने उन्हें जला देने की धमकी दी, उनकी जाति का नाम लिया तथा एक दल विशेष के पक्ष में कार्य करने का आरोप लगाया। संबंधित पुलिस पदाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर भाई वीरेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाई वीरेंद्र ने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की तो जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अपने भाई तेजस्वी और पार्टी आरजेडी को घेरने का मौका मिल गया। तेज प्रताप ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। आरजेडी के नेताओं की तुलना गुंडे मवालियों से कर डाली। सब गुंडे मवाली लोग हैं। लोग शुरू से ही बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। राजनीति में मैसेजिंग का बड़ा महत्व माना जाता है। भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली बोलकर तेज प्रताप ने कैसे मैसेज दिया, ये बिहार की जनता डिकोड कर रही है। लेकिन मैसेज एक और है जिसे एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल के नेता फिल्टर करने में लगे हैं। तेज प्रताप कह चुके हैं संभावनाएं बहुत हैं और विकल्प भी। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। तेज प्रताप ने आज एक और मैसेज दिया। दरअसल तेज प्रताप आज गोरखपुर से बीजेपी सांसद और बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक रवि किशन के साथ नजर आए। अब जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन दोनों नेताओं ने खुद क्या कहा वो सुनिए आप। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई तो क्या ही है, शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा है।
इस चुनाव में तेज प्रताप की साख और प्रतिष्ठा दांव पर है। बिहार की जनता तेज प्रताप की पार्टी के भविष्य का फैसला 14 नवंबर को करेगी, लेकिन जो मैसेज तेज प्रताप दे रहे हैं उससे तो साफ है, तेज प्रताप ने अपने भविष्य का फैसला कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के सियासी गलियारे में तस्वीर निकल के ऐसी सामने आई जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दरअसल बॉलीवुड के स्टार और सांसद यहां पर रवि किशन और तेज प्रताप यादव साथ साथ दिखाई दिए। इसी के साथ अटकलें तेज हो गई कि तेज प्रताप यादव क्या जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दरअसल ये अफवाहें कुछ ऐसी ही सामने नहीं आई। दरअसल रवि किशन ने तेज प्रताप यादव को बीजेपी में आने का इन्विटेशन दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव मन के साफ हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं और मोदी जी की टीम में जो भी लोग हैं वो भी भोलेनाथ के भक्त हैं। अब तेज प्रताप यादव की ओर से भी बयान सामने आया और उनकी ओर से भी ये कहा गया कि वो उस पार्टी में शामिल होंगे जो बेरोजगारी दूर करेगी। तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या जल्द लालू परिवार में बड़ी टूट होने वाली है? कैसे, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। गलत हुआ सर तेज प्रताप जी के साथ? दिखाओ, ये अब समय चुनाव के बाद, अब मैं गलत सही ना बोले, लेकिन जनता ये तो तय करी, हमरा बोलना से कुछ ना। जनता प्रभु सब जानती है, वो अंदर आंख के अंदर से आत्मा पढ़ लेती है। ये जनता है, ये अब बिहार ऊ ना रहा, ये बिहार अद्भुत हो गई बा पहले से। इन सबके बीच यहां पर दरअसल चौंकाने वाली तस्वीर सामने तब आई जब बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है। हालांकि बिहार के फर्स्ट फेज में हुई बम्पर वोटिंग को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने खाते में पॉजिटिव मानकर चल रही है। जहां पे एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि ये सुशासन के ऊपर जनता की सहमति की मुहर है, एक तरफा वोटिंग है। तो तेजस्वी यादव का ये दावा है कि दरअसल ये बदलाव की बयार के लिए है। हालांकि हर बार चुनावों में चौंकाने वाला बिहार इस बार क्या करने जा रहा है, इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि दरअसल बम्पर वोटिंग का फायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, और इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या है और ये बम्पर वोटिंग इशारा किसकी तरफ कर रहा है। बिहार के मतदाताओं ने पहले फेज में छप्पड़ फाड़ वोटिंग कर राजनीतिक पंडितों को तो कंफ्यूज कर ही दिया है। लेकिन एनडीए महागठबंधन और जसुराज के नेताओं का जोश आई है। सभी दल जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई ऐतिहासिक मतदान को एनडीए के लिए शुभ मान रहा है, तो कोई इसे महागठबंधन के लाभ के तौर पर देख रहा है। पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा पोलिंग ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है। 6 नवंबर को बिहार की 101 सीटों पर मतदान हुआ, यानी बिहार की आधी सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। अब ये वोट परिवर्तन के लिए हुआ है या फिर संतुष्टिकरण के लिए, ये तो 14 नवंबर को क्लियर हो पाएगा। लेकिन महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले ही बड़ा दावा कर दिया है। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं
कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। तेजस्वी यादव 121 सीटों पर एक मुश्त वोटिंग का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक बिहार में महागठबंधन की लहर है। पहले फेज से यह साबित हो चुका है, इसलिए अब सवाल है क्या बिहार में वाकई महापरिवर्तन होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। हर वर्ग के सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। बिहार में रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ। इनमें से कल्याणपुर में सबसे ज्यादा 73.62% वोट पड़े। दूसरे नंबर पर मोहद्दीन नगर सीट रही, जहां 70.4% मतदान हुआ। सोनबरसा में 68.3% वोट पड़े। जमालपुर में 60.89 और मुंगेर में 61.94% लोगों ने अपना मत का इस्तेमाल किया। यहाँ ये आंकड़े इसलिए बताने जरूरी थे क्योंकि 2020 के चुनाव में इन 5 सीटों में से 4 बीजेपी और 1 जेडीयू के खाते में गई थी। तो क्या यही ट्रेंड 2025 में भी देखने को मिलने जा रहा है? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। बिहार चौंकाने के लिए जाना जाता है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 62.57% मतदान हुआ था। तब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसलिए 2025 में वोट प्रतिशत के आधार पर कोई भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है। बिहार की राजनीति में अक्सर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। कहा जाता है बिहार के मतदान में कुछ प्रतिशत का इजाफा ही बड़ा बदलाव ला सकता है। फिलहाल तो बिहार एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी में फंसता दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग को लेकर सभी आशान्वित हैं, आशंकित हैं, साथ ही अपनी ओर से दावे भी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने बिहार की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी बीते काफी दिनों से बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी अररिया पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी की ओर से रैली को संबोधित किया गया। पीएम मोदी ने यहां पर 6 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये 6 उम्मीदवार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सवाल खड़े होते हैं, जवाब के तौर पे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में पहले चरण के बम्पर मतदान के बाद हर दल अब दूसरे चरण की तैयारी में लगे हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम ने प्रचार की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ली है। गुरुवार को एक तरफ पहले चरण का मतदान हो रहा था, तो दूसरी तरफ पीएम अररिया के फारबिसगंज से चुनावी हुंकार भर रहे थे। फारबिसगंज पीएम के पसंदीदा जगहों में से एक है और शायद यही वजह है कि पीएम ने यहां 6 चुनावी रैलियां की और विपक्ष को जमकर ललकारा। बिहार में जंगल राज की सरकार 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल ये जंगल राज ने बिहार को तबाह कर दिया। सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? 0 मतलब शून्य, नील बटे सन्नाटा। महागठबंधन के मंच पर कट्टा और रंगदारी की बात हो रही है तो पीएम अपनी रैलियों में विकास की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार को अंदर से खोखला कर रहे घुसपैठियों को लेकर भी पीएम ने कड़े एक्शन का ऐलान किया।
एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। एनडीए को उम्मीद है कि पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार पूरे सीमांचल में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएगा। सीमांचल की 24 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन की नजर है। महागठबंधन अपना वर्चस्व वापस पाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एनडीए 2020 के प्रदर्शन को दोहराना चाहता है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं का रुझान एआईएमआईएम और जनसुराज की ओर है, जिससे महागठबंधन चिंतित है। तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? बाहर सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा, जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। 2020 में सीमांचल की 24 में से 12 सीटों पर जीत के सहारे ही एनडीए ने महागठबंधन की सत्ता की उम्मीदें तोड़ दी थी। सीमांचल के 4 जिले अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से लेकर 65% के बीच है। बीते 3 दशक से यहां कांग्रेस और आरजेडी का वर्चस्व रहा, मगर 2020 में एनडीए ने सफलता हासिल कर इस सियासी ट्रेंड को बदल दिया। कभी कभी जनता से भूल हो जाती है, एक बार भूल हो चुकी। जनता यहाँ 4.5 साल पप्पू यादव बेटा है, सीमांचल कोसी का बेटा पप्पू यादव है, कोई और नहीं है। यहाँ की कंप्लीट सेवक है पप्पू यादव। सीमांचल में रैलियां करके पीएम मोदी का टारगेट पूरे सीमांचल में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है, जिससे कि मुस्लिम समाज विपक्ष की तुष्टीकरण वाली सियासत में ना फंसे। 2020 में जिस तरह एनडीए ने 50% स्ट्राइक रेट के साथ सफलता हासिल की, उससे सीमांचल में एनडीए फिर आरजेडी और एआईएमआईएम को कड़ा चैलेंज देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जिलों में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं, घुसपैठिए को लेकर महागठबंधन पर, आरजेडी पर हमले बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बिहार में सक्रिय हैं। उनकी ओर से भी हमला बोला जा रहा है आरजेडी को, महागठबंधन को। और आज अमित शाह पहुंचे पूर्णिया, जहां पे अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान रिपब्लिक भारत से उन्होंने खास बातचीत भी की है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर। और इस वक्त पूर्णिया में भव्य रोड शो निकल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के स्वागत के लिए। देखिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे साथ हैं। गृह मंत्री जी, पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई है। क्या मैसेज आप रीड कर पा रहे हैं बम्पर वोटिंग में? देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बम्पर वोटिंग में आपको लग रहा है कि महिलाओं का एक बड़ा रोल रहा है? महिला, युवा, किसान, अति पिछड़ा, दलित सभी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। एक तरफ बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरी तरफ वोट चोरी के आरोप को लेकर लगातार राहुल गांधी आज भी जनसभा में बोल रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी बोलते रहे हैं हम सीमांचल को घुसपैठिया मुक्त कराएंगे। उनके आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में जो भारतीय नहीं है उसको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीमांचल में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा और एसआईआर के जरिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एसआईआर का असर भी रहा है। एसआईआर के बाद भी हम घुसपैठियों को निकालने का कार्यक्रम हमारा चालू रखें। एक बड़ी बात मंदिर को लेकर कही जा रही है कि मंदिर की क्या जरूरत है, राम मंदिर की क्या जरूरत है, स्कूल अस्पताल खुलवा दें, मंदिर में हम प्रोफेसर मास्टर। चले, सबका अपना अपना मत होता है। जानकी मंदिर को लेकर भी आप लगातार कह रहे हैं कि अयोध्या और सीतामढ़ी, अब हमने तो शुरू कर दिया जानकी मंदिर बनाने का। 850 करोड़ से भव्य सीता माता का मंदिर बन रहा है।
बिहार की जनता ने तय करना है कि जानकी मंदिर बनाने वालों को वोट देना है या इसका विरोध करने वाले। इस मंच पर तो हम जिंदाबाद और वंदे मातरम भारत माता की जय देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मंच पर कट्टे वाला गाना बज रहा था। चलो वो सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से। क्या आपको लग रहा है कि जंगल राज वाला एक संकेत कट्टे और क्रूरता, कट्टे को लेकर जो गाना बज रहा था? सीमांचल में जंगल राज के साथ साथ घुसपैठिया भी बड़ा मुद्दा है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर, आपको लगता है ओवैसी फैक्टर? सबको अपने अपने प्रचार के हिसाब से, समर्थन के हिसाब से परिणाम मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल, मुस्लिम महिलाओं को लेकर सवाल उठा गया था कि बुर्का हटाने पर विपक्ष ने, लेकिन हमने भी बात की मुस्लिम महिलाओं को कोई ऐतराज नहीं, एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश हुई थी बुर्का को लेकर। चलो ऐतराज नहीं है तो अच्छी बात है। बुर्का को लेकर प्रोपेगेंडा बनाने, अरे भाई सब लोग बनाते हैं, तुम एजेंडा मत बनो। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि इस बार कट्टा वाला जो कांड है वो नहीं चलेगा। इस बार सुशासन को लेकर जनता वोट करेगी। हालांकि देखना यह होगा कि नतीजे क्या कुछ कहते हैं। इस बीच सीमांचल की अगर बात करते हैं तो सीमांचल बिहार के चुनाव में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस बीच रिपब्लिक की टीम पहुंची सुपौल के इलाके में, जहां पे कुम्हार जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी ओर से अपने मन की बात कही गई। आखिर मिजाज क्या है वहां का और आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में बिहार चुनाव को लेकर, दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार की खूबसूरती अलग अलग चीज़ों में है। बिहार मखानों के लिए जाना जाता है। बिहार इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर खेती होती है, चावल की खेती होती है। लेकिन इस बीच हम मौजूद हैं सुपौल के कुम्हार टोला पर। एक बार ये आपको पीछे तस्वीरें दिखाएंगे। ये वार्ड संख्या 21 है। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कुम्हार टोला जो है वो इसका नाम है। और ये जो पूरी लेन आपको इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ पर सभी कुम्हार जो परिवार हैं वो रहते हैं। और इस वक्त मैं एक कुम्हार परिवार के साथ ही हूँ। बता दें कि सुपौल का कुम्हार टोला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं। और अभी हमारे साथ काकी मौजूद हैं और वो दिए जो आप दिवाली पर जलाते हैं, छठ पर आप जब दिए जलाते हैं, जो हम देखते हैं देव दीपावली पर दिए जलाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा जो दिए होते हैं उसका एक तरीके से बनाया जाता है। और काकी क्या नाम है आपका? बिंदा देवी। वोट डालेंगी इस बार? ओहो डालवे ना। उत्साह है? हाँ देवे सबको वोट। क्या इस बार किस मुद्दों के लिए वोट डालेंगी? कौन से नेता पसंद है आपको? हमरा मोदी। मोदी पसंद है आपको? क्या बात पसंद है आपको मोदी? कुछ मोदी हमरा गुजर कटावे छे। महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दे, पेंसिल दे छे, सब कुछ दे छे, खाए ला चाउर वह दे छे, तो आप केकरा को देवे वोट? ओकरे ने देवे। तो अभी काकी मैं देख रही हूँ कि महिलाएं जो हैं पहले चूल्हा चौका करती थी, सब घर का काम करती थी, और तुम तो बिजनेस चला रही हो यहाँ पर। चलावे छी, कहाँ दल के 10,000। तो बिजनेस अच्छा चलता है आपका? दियो हाँ चले छी। तो एक बार ही दर्शकों को दिया बनाकर दिखाइए। एक बार बना के दिखाइए ना, ये तो बना हुआ है, और बना के दिखाइए। देखिए ये एक आप देख सकते हैं कि मोल्ड इसे जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, इस सांचे के अंदर ये दिया जो है वो ककी जो है बनाएंगी। और देखिए ककी जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का आप देख सकते हैं व्यापार जो है वो करती है। और ये देखिए, और वो कह रही है कि उनका कितनी आप मतलब ये जो दिए बनाती है, महीने अगर मैं बात करूँ कितनी कमाई हो जाती हो? है कमाई कमबै छे तो है पैसा है, कमबै छे तो हेतै ना, है रोटा का तो घर का खर्चा निकल जाता है। हाँ निकल जाए छे। और आप अच्छे से सारा काम मतलब कर लेते हैं? हाँ कर ले छी। तो मतलब यहाँ से जब आप ये दिए बनाती हैं तो ये सारे सुपौल में बेचे जाते हैं या बाहर भी जाते हैं? सुपौले भर हम बेचे छी, हमरा बिक जाए छे सब कुछ। और यहाँ पर ऐसे कितने कुम्हार परिवार होंगे जो ऐसे ही दिए बनाते हैं? 300-400 गो छे। 300 परिवार हैं? 30 गो 40 गो छे। तो यहाँ पर इतने सारे परिवार जो ये बनाते हैं, तो एक बात बताइए काकी कि ये जो ये दिए आप बनाती हैं और परिवार वाले भी हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आपके हैं, तो और भी कुछ मतलब दियों के साथ में देख रही हूँ जो कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं वो भी आप? ये देखिए कई सारे वहाँ पर, एक बारी तस्वीरें हम पीछे दिखाते हैं आपको। ये तो दिए ककी ने देखिए अभी बनाकर दिखाए, एक बारी मैं भी बनाने की कोशिश जो है वो करती हूँ। इसे ऐसे लेना है और
ये देखिए कुल्हड़ जिसमें आप चाय पीते हैं वो भी ककी जो है वो बनाती है। पहले नहीं नहा धोते। तो सुपौल से देखिए आपने ये खास रिपोर्ट। बता दें आपको कि बिहार चुनाव में हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है, जहां से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।